मोस्ट वेलकम। तो अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स। और इसका अपन नेक्स्ट पार्ट जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक देखा था कि वहाँ पे एक जो है ऑफिस बॉय है और सुब्बू है। तो सुब्बू के और ऑफिस बॉय के बीच में, दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी रिश्ते खराब टाइप के हैं, ये हमने देखा था। और यहाँ से अब हम देखिए आगे बढ़ेंगे। तो सुब्बू जो था वो काफ़ी टैलेंटेड पर्सन था। सुब्बू जो है वो काफ़ी टैलेंटेड पर्सन था और वो बॉस के काफ़ी नज़दीक था, ये हमने देखा था। इसलिए वो क्या करता था कि काफ़ी जो है चीज़ें उसके लिए ठीक थी। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखो कि ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबॉडी, कि उसके पास दूसरे लोगों के लिए हमेशा काम होता था। वो बाकी लोगों के लिए हमेशा तैयार रखता था काम। एंड ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओवन। वो खुद कोई काम नहीं कर सकता था, बट दूसरों के लिए हमेशा रेडी रखता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन सेंस ऑफ लॉयल्टी का मतलब होता है जो है स्वामी भक्ति का भाव, है ना, वफादारी का भाव। तो वफादारी, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, सेंस का मतलब होता है भाव। तो वफादारी का जो भाव था किसके प्रति? अपने मालिक के प्रति। अपने उस जो उसका जो प्रिंसिपल था, हेड था, जो बॉस था उसका, मेड हिम आइडेंटिटी हिमसेल्फ। तो इससे उसने अपने आप को प्रतिस्थापित कर दिया, अपने आप को परिचित करा दिया विथ हिज प्रिंसिपल, अपने बॉस के साथ, कंप्लीटली, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। और उसके बाद क्या किया कि उसकी जो एंटायर जो क्रिएटिविटी थी, उसकी जो सृजनात्मकता तो उसकी जो क्रिएटिविटी थी, सृजनात्मकता थी, वो सारे के सारे सृजनात्मकता उसने अपने बॉस के हित के लिए लगा दी। अपने बॉस के एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, तो अपने बॉस के फायदे के लिए जो है वो लगा दी। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, फिल्मों के लिए वो पूरी तरह से जो है वो उचित उपयुक्त पात्र था, है ना। टेलर मेड का मतलब होता है परफेक्ट होना, पूर्ण रूप से जो है वो उचित होना, पूर्ण रूप से फिट होना। ही वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। वो एक ऐसा आदमी था कि उसे जब भी आदेश दिया जाए उस समय वो प्रेरित हो सकता था, हमेशा तैयार रहने वाला व्यक्ति था। द रेड फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक ऐसी कोई कहानी सुनाई जा रही है उसको कि भाई किस परिस्थिति में हम इस पे काम करेंगे। तो कहानी क्या है कि द रेड फाइट्स द टाइग्रेस, एक चूहा जो है वो टाइग्रेस से युद्ध करता है अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड किल्स हर, और उसे मार देता है। चूहा टाइग्रेस को मार देता है, मान लीजिए एक कहानी है। बट टेक्स पीटी ऑन द कब्स, लेकिन वो चूहा जिस टाइग्रेस को मार देता है उसके बच्चों पर प्यार उड़ेलता है। कब्स का मतलब होता है बच्चे, है ना, उस टाइग्रेस के बच्चे। एंड टेंड्स देम लविंगली, और बड़े प्यार के साथ उनके साथ पेश आता है, प्यार से पेश आता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। यहाँ पे प्रोड्यूसर कहता था मुझे नहीं पता इस सीन को मैं कैसे क्रिएट करूं, इस सीन को मैं कैसे जो है वो इस सीन को मैं कैसे आगे जो है वो इसको फिल्माया जाए। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। और उसके बाद जैसे ये बात सुब्बू से कही जाती थी तो सुब्बू जो है वो 4 विकल्प, इसके अल्टरनेटिव्स बता देता था कि या तो ऐसे करिए या ऐसे करिए या ऐसे करिए या इस तरीके से हम इसे करेंगे। तो 4 तरीके लेकर के हाजिर होता था किस बात के कि वो जो चूहा था जिसने टाइग्रेस को मारा था, वो चूहा किस तरीके से उसके बच्चों पर प्यार उड़ेलता है। तो ये बताने के लिए वो 4 जो है वो विकल्प जो है वो हाजिर कर लेता था उसके सामने। नेक्स्ट आगे देखो लिखा है कि गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव एनफ।
प्रोड्यूसर एक बार फिर से कहता था कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि ये पर्याप्त रूप से जो है वो प्रभावशाली कारण रहेगा। ये जो 4 विकल्प तुमने दिखाए हैं मुझे, मैं नहीं मानता कि ये 4 विकल्प जो है वो पर्याप्त रूप से प्रभावशाली रहेंगे। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, तो ये प्रभावशाली रहेंगे पर्याप्त रूप से, है ना, पर्याप्त रूप से प्रभावशाली रहेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट के भीतर, ऐसा कहने कि 1 मिनट के भीतर सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, तो जस्ट 1 मिनट के भीतर सुब्बू जो है वो और 14 विकल्प हाजिर कर देता था। पूरे के पूरे 14 विकल्प जो है वो अल्टरनेटिव्स हाजिर कर देता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विथ अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गिव डायरेक्शंस एंड डेफिनेशंस टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इट वाज सुब्बू। अगर सुब्बू आसपास होता था, यहाँ पे लेखक कह रहा है, तो फिल्म बनाना बहुत ही आसान हो जाता था। और जेमिनी स्टूडियो की अगर बात करें, जो कि अपने गोल्डन डेज, जब उसके स्वर्णिम उसका जो काल चल रहा था, तो उस समय इसमें इसकी जो सुब्बू की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण रही थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। आगे लिखा है कि सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट, एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस। अब यहाँ पे क्या कहा है कि सुब्बू जो है ना, ये अपनी एक अलग ही पहचान थी, एक कवि के रूप में, एक कवि के रूप में भी वो जाना जाता था, है ना। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान होना, तो एक कवि के रूप में भी वो पहचाना जाता था, जाना जाता था। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और वो योग्य भी था कि वो और ज़्यादा जटिल और उच्च रचनाएं कर सकता था, अच्छी रचनाएं जो है वो लिख सकता था, इस प्रकार वो योग्य था। कैपेबल का मतलब होता है योग्य होना, योग्य होना। तो किसके योग्य था कि वो जटिल प्रकार की और अच्छी प्रकार की रचनाएं कर सकता था, कविता लिख सकता था, ऐसी उसमें योग्यता थी। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मैसेज, इस प्रकार की योग्यता थी कि वो हायर क्वालिटी की पोएम्स लिख सकता था, लेकिन फिर भी उसने डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, है ना, जानबूझकर समझ करके इसने जो अपनी पोइट्रीज तो थी वो मासेस का मतलब होता है आम जनता, है ना, आम जनता, जनमानस, तो उसने अपनी जो कविताएं थी वो जनमानस को ही संबोधित करी। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. अब फिल्मों में उसकी सफलता ने, क्योंकि प्रतिभाशाली था, फिल्मों में सफल होता गया, तो फिल्मों में उसकी सफलता ने ओवरशैडोड कर दिया। ओवरशैडो का मतलब होता है दबा देना किसी चीज़ को, है ना। एक चीज़ अगर उसमें किसी में ज़्यादा ऊपर जाती है तो दूसरी जो उसकी प्रतिभा या कोई चीज़ होती है वो दब जाती है, तो उसे कहते हैं ओवरशैडोड। ओवरशैडोड का मतलब होता है दबा देना। एंड ड्वाफ्ट का मतलब होता है कम कर देना। एक चीज़ अगर ज़्यादा उसमें उभर जाती है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो कम कर दिया क्या, हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को कम कर दिया। प्रतिभाशाली था, साहित्यिक रूप से भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब फिल्मों में सफल हो गया तो उस फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी जो साहित्यिक उपलब्धि थी उसको जो है वो कम कर दिया। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या फिर कम से कम उसके जो आलोचक थे वो तो ऐसा महसूस करते थे। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रेफरेन एंड डिक्सन एंड ऑल्सो रॉट अ स्प्रॉलिंग नॉवेल थिलाना मोहनम्बल विथ डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली कैरेक्टर्स। प्रतिभाशाली था, साहित्यिक रूप से भी काफ़ी अच्छा था। तो क्या कह रहा है यहाँ पे लेखक कि इसीलिए उसने क्या किया कि ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, इसलिए उसने कहानी रूपी जो कथाएं थी वो ओरिजिनल यानी मौलिक, अपनी खुद की जो है वो कई प्रकार की उसने कहानियाँ जो है वो लिखी पोएम्स के रूप में। इन फोक रेफरेन का मतलब होता है कि लोक संगीत के रूप में, लोक गीत उसने लिखे, लोक संगीत के रूप में उसने कुछ ऐसी कथा रूपी कविताएं लिखी। एंड डिक्शन, और शब्द चयन उसका इस प्रकार का था जो आम लोग जिसे यूज करते हैं। एंड ऑल्सो रॉट अ स्प्रॉलिंग नॉवेल, और उसने एक
अव्यवस्थित प्रकार का। स्प्रोलिंग का मतलब होता है अव्यवस्थित। उसने एक अव्यवस्थित सा नॉवेल लिखा, उपन्यास भी लिखा। टाइटल था थिलाना मोहनंबल। तो आप इसे याद रखिएगा बच्चों। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द नॉवेल दैट सुब्बू रॉट। सुब्बू ने जो नॉवेल लिखा उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था थिलाना मोहनंबल with dozens of very deftly etched characters। dozens का मतलब होता है तकरीबन 12 के आसपास, बहुत ही चतुराई से। डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई पूर्ण। एक्ट का मतलब होता है उकेरना। उकेरना मतलब कि ऐसे उसके जो पात्र थे उस नॉवेल में, तो बड़े चतुराई पूर्ण ढंग से उसने उन पात्रों को उकेरा था। तो बच्चों याद रखना, उसने इस प्रकार की रचनाएं लिखी। साहित्यिक रूप से फिल्मों में भी सफल रहा, साहित्यिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली था। उसने मौलिक अपनी रचना जो है वो कविता लिखी थी, कथारूपी कविता, और साथ ही साथ उसने एक उपन्यास लिखा था जो कि बड़ा अव्यवस्थित था। तो उस उपन्यास का नाम था थिलाना। याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है, थिलाना मोहनंबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड। रिक्रिएटेड का मतलब होता है पुनः रचना करना, है ना, पुनः रचना करना। तो रिक्रिएटेड पुनः रचना, पुनः रचना करना। रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर। मूड का मतलब होता है उसका जो उसकी जो मनोवृत्ति, एंड मैनर का मतलब होता है हाव भाव। मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी की जो देवदासियां थी, मंदिरों में रहती थी देवदासियां, तो उन देवदासियों के मनोवृत्ति और उनके हाव भावों का वर्णन जो है वो उसने बहुत ही सफलतापूर्ण ढंग से किया था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। एक बड़ा ही अमेजिंग एक एक्टर भी था, वो नायक भी था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स। अब वो जहाँ एक एक्टिंग का काम करता था उसमें उसने कभी भी लीड रोल यानी मुख्य भूमिका निभाने की उसने कभी आशा नहीं करी थी। उसने कभी भी ऐसी जो है वो आशा नहीं करी कि भाई मैं मैन हीरो बनूंगा, ऐसी कभी उसने आशा नहीं करी। बट वॉट एवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड। लेकिन जो भी सब्सिडियरी मतलब सहायक, जो भी सहायक भूमिका उसने निभाई इन एनी ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्म में वो जब सहायक कलाकार के रूप में, सहायक अभिनेता के रूप में जब उसमें उसने अपनी भूमिका निभाई, तो ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मैन प्लेयर्स। तो जो मैन प्लेयर्स होते थे, जो मुख्य कलाकार होते थे या जो मुख्य नायक होते थे, उनसे ज़्यादा बेटर भूमिका किसकी होती थी? सुब्बू की रहती थी, भले ही वो सहायक कलाकार रहा हो। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन। वो हर किसी के साथ प्यार से पेश आता था। ही कैम अक्रॉस, जिस किसी से भी वो मिलता था। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से आमना सामना होना, आमना सामना होना। तो जो कोई भी उससे मिलता था, कोई भी व्यक्ति जब उससे मिलने आता था तो वो बड़े प्यार से उससे मिलता था। एंड हीज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। और उसके घर में हमेशा हमेशा जो है वो दर्जनों लोग हमेशा रहते थे। वो कौन से लोग होते थे? उसके नज़दीक के और उसके दूर के संबंधी, उसके रिलेटिव्स होते थे। एंड साथ ही साथ उसके जो परिचित होते थे, एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है परिचित। तो उसके जान पहचान वाले जो लोग होते थे, उसके परिचित लोग होते थे, उसके रिलेशंस के जो लोग होते थे दूर और नज़दीक के, वो लोग जो है एक प्रकार से परमानेंट का मतलब होता है हमेशा उसी के घर में रहते थे। कई सारे लोग जो है वो उसके घर में हमेशा रहते थे। नेक्स्ट लिखा है कि इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूस नेचर। ऐसा सुब्बू के उसकी उसकी प्रकृति के विपरीत लगता है टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। कि इतने सारे लोगों को वो भोजन कराता था, इतने सारे लोगों को वो सपोर्ट करता था, ये उसकी प्रकृति के इट सीम्ड कि वो उससे उससे परिचित भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि वो इतने सारे लोगों को भोजन करा रहा है। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन। चैरिटेबल का मतलब होता है दानी, दानी मतलब जो दान देने वाला होता है ना, कल्याण करने वाला होता है। एंड इम्पोवरिस्ट का इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च। क्योंकि इतने सारे लोगों को जो है फिजूल खर्च वो वहाँ पे भोजन कराता था, वो उससे परिचित भी नहीं था कि कितने सारे लोग उसके यहाँ पे डेली भोजन करते हैं। तो एक प्रकार से इतना दानी और साथ ही साथ इतने फिजूल खर्च व्यक्ति, एंड येट ही हैड एनिमीज, और फिर भी उसके दुश्मन। भाई इतनी सेवा कर रहा है लोगों की, प्रेम के साथ सबके साथ पेश आता है ना, लोग इतने परिचित, उसके उसके रिलेटिव्स परमानेंट उसके घर में रहते हैं, और फिर भी उसके दुश्मन थे।
क्या कहता है, वॉज इट बिकॉज ही seemed सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या इसका कारण ये था, किसका, कि उसके दुश्मन, इतना भला आदमी फिर भी उसके दुश्मन, क्या इसका कारण ये था कि वो बॉस के ज्यादा नजदीक था, है ना, क्योंकि वो काफी क्लोज था, बॉस के तो नजदीक था। पहले भी बताया ना कि नंबर 2, ही वॉज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 का आदमी था सुब्बू। तो क्या इसका कारण ये था कि वो जो है दुश्मन इसके थे कि भाई वो बॉस के ज्यादा नजदीक था, या और वॉज इट हिज जनरल डेमनियर, या फिर उसका एक सामान्य व्यवहार, डेमनियर का मतलब होता है एक सामान्य व्यवहार, या फिर उसका जो व्यवहार था ना लोगों के साथ पेश आना, किस तरीके से बोलना करना, क्या ये कारण था, दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स, साइकोफेंट्स का मतलब होता है चापलूसी करना, मतलब उसका व्यवहार ऐसा लग रहा था क्योंकि वो बॉस के ज्यादा नजदीक रहता था तो लोगों को लगता था क्या पता ये बॉस को चापलूसी करता हो, इसीलिए बॉस जो है वो इसके पास में रख रहा है। तो एक तो या तो इसका व्यवहार था इस वजह से इसके दुश्मन थे, या फिर क्या कह रहा है कि वो बॉस के ज्यादा नजदीक था इसलिए उसके दुश्मन थे, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर वो क्या करता था, ये कारण बता रहा है यहाँ पे लेखक कि क्या कारण हो सकता है कि उसके इतने दुश्मन थे। तीसरा कारण बता रहा है कि वो किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलता था, कभी गलत नहीं बोलता था, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता था। तो क्या ये कारण था, इन एनी केस लेखक कह रहा है चाहे कोई भी कारण रहा हो, देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट, डायरेस्ट का मतलब होता है भयानक से भयानक चीजें, खराब चीजें, थिंग्स फॉर सुब्बू, जो कि सुब्बू के बारे में खराब चीजें सोचने वाला हमारे इस मेकअप डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति था, और वो था ऑफिस बॉय। ठीक है, तो ऑफिस बॉय में एक इस प्रकार का एक व्यक्ति था कि इतने भले आदमी सुब्बू के बारे में भी, वो जो ऑफिस बॉय था वो गलत सोचता था, हमेशा उसके बारे में बुरा सोचता रहता था, वो उसका एक दुश्मन था। तो बच्चों यहां से एक प्रश्न ये बन सकता है कि हु वॉज द एनिमी ऑफ सुब्बू, सुब्बू का दुश्मन कौन था, तो आप लिखेंगे ऑफिस बॉय वॉज एनिमी ऑफ सुब्बू। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहां तक पढ़ा है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये कंप्लीट इसके पीडीएफ, इसके एमसीक्यूज, इसके क्वेश्चन आंसर्स, और ये पूरा वीडियो, और इसके पहले भी वीडियो और इसके बाद के सारे वीडियो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साथ ही साथ हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, उस ऐप पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, RISE। तो वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, पूरा कोर्स है जिसमें हमने दोनों किताबें इंग्लिश की वहाँ पे कंप्लीट करवा रखी हैं, आपका प्रोज एंड पोइट्री एंड उसके अलावा कंप्लीट ग्रामर और मॉडल पेपर्स और ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस ऐप में मिलेगी। लिंक इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा नंबर है एक, आप नंबर नोट करना चाहें तो कर दीजिएगा, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप लिंक प्राप्त हो जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। तो नंबर है 9079622989, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।